हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। आज हम अपना जो सेकंड चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने 3 किंगडम पढ़ लिए थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। आज हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे की। हम इस चैप्टर में किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। जो आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है उसके अंदर पूरा का पूरा किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया है। मतलब जो आपकी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है वो पूरी यूनिट है किंगडम प्लांटे की और एक किंगडम एनिमेलिया की। इसमें जो बेसिकली दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया का सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, और इसके अंदर हम वायरस वायरॉइड्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्लांटे की। तो किंगडम प्लांटी इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स की, जिनको मेटाफाइटा भी बोला जाता है। और मल्टी सेलुलर इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड मोर देन वन सेल। ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एंड द टर्म हियर यूज्ड इज प्रोड्यूसर। क्यों यूज़ किया है यहाँ पर टर्म प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का मतलब होता है कोई चीज़ बनाने वाला। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स अगर फूड चेन का है तो वो प्लांट्स हैं, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं वो इनडायरेक्टली वे में प्लांट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो उन एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो हर्बीवोरस हैं। अगर वो हर्ब्स ही नहीं खाएंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। अगर वो हर्बीवोरस एनिमल्स जिंदा नहीं रहेंगे तो कार्निवोरस भी जिंदा नहीं रहेंगे। अगर मैं सारे प्लांट्स ख़त्म कर दूं तो लाइफ जो जितने भी आपका फूड चेन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मैं बात करूं कार्निवोरस की तो या हर्बीवोरस की, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स टू गेट देयर फूड। इट इंक्लूड्स द मल्टी सेलुलर प्लांट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। इसके अंदर सब टाइप के प्लांट्स आते हैं, चाहे वो लैंड पे रह रहे हों चाहे वो वाटर पे रह रहे हों। द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बिलोंग टू दिस किंगडम। इसमें जो आते हैं आपके, दे आर बेसिकली ब्रायोफाइटा होते हैं विच इज़ कॉल्ड द प्लांट एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज अ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो क्या हैं इसके groups हैं. This picture showing the different type of plants, like this is your bryophyta, gymnosperms, angiosperms, pteridophyta and thallophyta. इनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के आपके? सबसे पहले बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक क्यों है? जस्ट बिकॉज दे हैव अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, ओनली फ्यू आर हेट्रोट्रॉपिक। जो कुछ हैं दे आर ओनली हेट्रोट्रॉपिक, बाकी जो ज़्यादातर हैं वो क्या है आपके ऑटोट्रॉपिक हैं। दे हैव अ क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। शुरू से हम बात करते आ रहे हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की। इट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एंड यूकैरियोट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या है, आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट विच आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो दैट्स वाई हियर वी कॉल द सेल यूकैरियोट्स. The cells have a rigid cell wall which is made up of cellulose. अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। They have a various mode of nutrition. Most of them are autotrophs. यहाँ पर क्या बोला गया है? ज़्यादातर autotrophs हैं because they have a chlorophyll pigment which is responsible for photosynthesis. They trap the light in the presence of CO2 and water and make their food by a process which is called photosynthesis, जिसमें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो C6H12O6 plus 6CO2 plus 6O2 plus 6H2O। तो यहाँ पर क्या होता है आपका
ये आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस करती है और अपना फूड बनाते हैं। बट सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रोपस, सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रोपस, और हेट्रोट्रोपस भी कैसे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस बट on the basis of photosynthesis they cannot fulfill their all requirements. That's why they depend on they make their हैबिटेट एज अ हेट्रोट्रॉप्स। इन्होंने क्या किया कि इनका जो इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके पास, बट फोटोसिंथेसिस करके ये पूरी तरीके से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, मतलब पूरा फुलफिल नहीं हो पाता इनका न्यूट्रिशन। तो इन्होंने इनके अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब इनके अंदर इवोल्यूशन हो गया। तो ये क्या करने लगे, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने लगे और उनका जो जूस होता है वो पूरा सिक्रीट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके पास एक डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है जो आप देयर HCl विच आर प्रेजेंट इन द nymphanthins. I will show you the picture in next slide कि कैसे दिखाई देते हैं ये plants. Their life cycle show the alternation of generation having the gametophytic phases and the sporophytic phases 2n. यहाँ पे alternation of generation की जो बात की गई है वो है आपका कि एक के बाद एक, पहले n आएगा फिर 2n आएगा, फिर n आएगा फिर 2n आएगा। n कैसे आएगा, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक मेल गैमीट होना चाहिए और एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट क्या होगा, हैप्लॉइड विच इज़ n, और जो आपका फीमेल गैमीट होगा विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड n, मतलब उनके अंदर गैमेटोफिटिक जो गैमीट हैं वो n नंबर के बन रहे हैं। फिर उनके बीच जो स्पोर बनेगा विच इज़ डिप्लॉयड इन नंबर 2n, जो कि फर्दर किसी प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट फिर अलग अलग बनेंगे n, फिर उसके बाद वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे 2n के अंदर, दोनों मिलके गैमीट बनाएंगे, जो दोनों अलग अलग मेल और फीमेल गैमीट हैं वो क्या बनाएंगे, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाएंगे जिससे पूरा प्लांट डेवलप होना होगा। फिर उसके बाद उसमें दोबारा मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बनेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर ये देखो, पहले n आया फिर 2n आया, फिर उससे n आया फिर 2n आया, तो इससे क्या होता है अल्टरनेट वे में, मतलब एक के बाद एक, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये देखो, ये जो आपका पिक्चर है इसमें जो सबसे पहली पिक्चर है वो है आपकी कस्क्यूटा बेल की, दिस वन। ये क्या है, आपके कस्क्यूटा बेल, जो हम वहाँ बात कर रहे थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कस्क्यूटा का, निफेंथस का, ड्रोसेरा का। तो ये क्या है, ये कस्क्यूटा बेल है जिसे अमर बेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका बहुत छोटा सा पार्ट भी, अगर मैं सिर्फ इसका इतना सा पार्ट भी उठा के किसी प्लांट के ऊपर डाल दूं तो ये वहाँ पर अपने आप को ग्रो कर लेता है और वहाँ से प्लांट से क्या करता रहता है, दे आर पैरासिटिक इन नेचर, क्या करता रहता है, अपना फूड उस प्लांट से लेता रहता है। नेक्स्ट है आपका ये निफेंथस इस, ये देखो इसके अंदर क्या है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, जैसे ही इसके ऊपर आके कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठता है ये तुरंत अंदर चला जाता है, स्लिपरी होता है और ये फ्लैप बंद हो जाता है और उसके बाद ये उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वो जूस ये प्लांट अपने आप को डेवलप करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका ड्रोसेरा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सन ड्यू प्लांट। सन ड्यू प्लांट इसे क्यों बोलते हैं, आपको अगर इस इमेज में दिख रहा हो तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ड्यूज दिखाई दे रहे होंगे, सन ड्यूज, देखो ये रे बूंदें सन ड्यूज, और जब ये चमकती है ना, जब रोशनी उसकी सनलाइट पड़ती है इनके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा चमकती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ, देखो ये फ्लाइज आई इसके अंदर, जैसे अट्रैक्ट हुआ इसने इसको ट्रैप कर लिया, तो यहाँ पर ये उसको ट्रैप करके उससे सारा जो उसका जूस होता है बॉडी का वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है और फिर उसके बाद उसको ये दोबारा से ओपन हो जाता है। ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से रोल है, ये ऐसे करके रोल है और ये ओपन रहता है। जब जैसे ही कोई इसके ऊपर
इंसेक्ट आता है, इसके जो टेंटाकल्स निकले हुए हैं इनके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स होता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, तुरंत अपने आप को रोल कर लेता है, और फिर इसके अंदर जो फ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ फंगस एंड प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो उसमें सबसे पहले किसी ने भी फंगस को अलग रखने की कोशिश नहीं की थी, बट जो विटेकर आए उन्होंने फंगस को अलग ही क्लास दे दी, बिकॉज उसके अंदर एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उनके बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे थे। दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, और ये अपना खाना भी खुद नहीं बना पा रहे थे। दे आर डिकम्पोजर्स। हम इससे पहले पढ़ के आए हैं कि फंगस क्या होती है, उसके अंदर कितने टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस आर प्रेजेंट, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जुटेरोमाइसिटीज, फाइगोमाइसिटीज। तो इसमें हमने देखा था कि देयर डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस आर प्रेजेंट विच डिपेंड ऑन others to get their food, मतलब they are heterotrophs, they are basically decomposers and saprophytes। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो फंगस से बहुत तरीके से डिफरेंट होते हैं। लेट्स सी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के अंदर होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के अंदर नहीं, फंगस के अंदर नहीं होते हैं। द फंगस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। अगर मैं हर पैरामीटर पे सोचूं तो जो आपके फंगस होते हैं, एक तो उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, दूसरे वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तीसरे उनकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और जो उनके अंदर, और अगर प्लांट्स और फंगस के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो जो फंगस होती है वो वाटर के लिए किसके साथ वो करती है, एल्गी के साथ क्या करती है, उसके साथ वो क्या कर सिम्बायोसिस रिलेशन बना लेती है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो किसी और पे डिपेंड हो रही है। तो इसमें देखते हैं दैट सिंस दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे। तो फंगस क्या होता है आपका, हेट्रोट्रॉप्स। द फंगस आर मोर लाइकली एनिमल्स बिकॉज दे हैव हेट्रोट्रॉप्स। अब ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, एनिमल्स की तरह दिखाई देते, इनके पास एनिमल्स की एक प्रॉपर्टी है। दे हैव टू ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अब इनको अपना फूड कहाँ से चाहिए होता है, आउटसाइड सोर्सेज से चाहिए होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया, सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास प्रेजेंट होता है, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, तो ये अपना खाना नहीं बना सकते। The cell wall in many species of fungus are made up of chitin. The chitin is a very tough सेल वॉल जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर आपने नोटिस किया हो कि जो भंवरे होते हैं या फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रात को कीड़े मकोड़े निकले रहते हैं, उनके ऊपर एक चमकदार शेल प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होती है। वो जो शेल होती है दे आर मेड अप ऑफ काइटिन। वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन इज़ अ टफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द शेल्स ऑफ एनिमल्स सच एज बीटल्स एंड लॉबस्टर्स। जो लॉबस्टर्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, उनके ऊपर भी इसी की ही शेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की। तो जो फंगस के अंदर हमने बात करी थी कि दैट देयर स्पोर्स एंड द फंगस हैव अ काइटिन, तो काइटिन की अगर सेल वॉल फंगस के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई वो बहुत ही हार्श कंडीशन में भी बचे रहते हैं। द सेल वॉल इज एंड इन, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है, आपकी सेलुलोज की बनी हुई है, ना कि काइटिन की बनी हुई है। तो यहाँ पर जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की, और जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। Unlike many plants, most fungus do not have structure that transfer water and minerals. अब फंगस के अंदर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफ़र करने का भी कोई मोड नहीं होता। जैसे प्लांट्स के अंदर तो रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है आपका किंगडम एनिमेलिया। अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, दे आर ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं। दे आर मोटाइल एंड मोबाइल एज दे हैव टू सर्च देयर फूड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मोबाइल होना और मूव करना।
मैं कहीं पर खड़ी हूँ और वहीं पे खड़ी होकर अपने आप को लेफ़्ट राइट मूव कर रही हूँ, उसे कहते हैं मूवमेंट। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, तो लोकोमोशन, उसे मोटाइल कहते हैं और उसे मोबाइल भी कहते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना। तो यहाँ पर जो आपके कुछ एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मूविंग, बट जो स्पॉन्जीज और कोरल्स होते हैं दे आर एक्सेप्शंस, दे कैन नॉट मूव टू गेट देयर फूड। इनके पास फूड आएगा तो ये उसे ट्रैप कर पाएंगे, अगर इनके पास फूड नहीं आएगा तो इसको ट्रैप नहीं कर पाएंगे। मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अगर इनके पास आ जाएंगे, आई विल शो यू द पिक्चर हाउ दे आर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो इनके तरफ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं ये उनको अपना शिकार बना लेते हैं और उनको खा लेते हैं। तो दे हाउएवर द स्पॉन्जीज एंड कोरल्स आर एक्सेप्शन। तो इसके अंदर क्या है, जो आपके स्पॉन्जीज और कोरल्स हैं दे आर एक्सेप्शंस। ऑन एनिमल्स शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि जितने भी आपके हेटरोट्रॉपिक मोड, जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं दे ओनली शो अ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट अदर देन अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो दिखाते ही नहीं है। एंड दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम। प्लांट्स क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे, ये क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, खाते हैं। ये इनडायरेक्ट वे में भी प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं और ये हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड हैं। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स। अब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब होता है कि अपनी मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी को, किसी भी एनिमल को या फिर अगर हम अपनी ही बात करें, वी आर ऑल्सो इंक्लूड इन एनिमल, हम किसके अंदर आते हैं, हमारी जो अगर हम फाइलम की बात करें, सॉरी किंगडम की बात करें, तो वी आर इन एनिमल्स। अगर मैं किसी को बॉडी दिखाने के लिए बोलूँ तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी पूरी मसल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, टाइट कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब जो मसल सेल्स होती हैं हम उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी को अपने बाइसेप्स दिखाने के लिए बोलूँ तो वो उसको पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वहाँ की वो जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी पूरी शेप दिखाई पड़ती है। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है, उनकी जो मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दे कैन ट्रांसमिट इम्पल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल्स। प्लांट्स के अंदर नहीं होता, उनके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है दे आर फोटो रिसेप्टर्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। बट यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इम्पल्स। हम कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर टच हो रही है, एनिमल्स में कहीं पर भी आप किसी को टच करोगे वो रिएक्शन शो करेगा, मतलब उसकी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, वो दिमाग तक रिएक्शन पहुँचा रही हैं और फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल रही हैं। मेरा हाथ जैसे ही किसी गर्म चीज़ पर पड़ा, मैंने तुरंत हाथ पीछे हटाया, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर रिएक्शन हुई। रिफ्लेक्स आर्क आपने 10th में पढ़कर आए हो, उसमें भी क्या होता है, हम सडन रिएक्शन शो करते हैं। जो हमारे रिएक्शन, जो हमारी मैसेज होता है वो हमारे दिमाग तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सडन रिएक्शन शो करते हैं और हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं जो मैसेज लाने और ले जाने का काम करती हैं। सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर पैरासाइट्स लाइक टेपवर्म्स एंड राउंड वर्म्स। जो टेपवर्म्स और राउंड वर्म्स होते हैं दे आर पैरासाइट, दे present in the intestine of the human or other kind of animals to get their food. इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दे स्टोर फूड एंड रिजर्व एज अ फैट और ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर फूड अगर कहीं स्टोर होता है तो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, फैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एंड दे आर दे रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्सुअली। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। लेट्स सी, these are the different kind of animals जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपके, ये जो आपका फर्स्ट पिक्चर है ये हैं आपके कोरल्स और दूसरे हैं आपके स्पॉन्जीज। देख रहे हो, कोरल्स एंड स्पॉन्जीज। एंड
अब इसके पास देखो यहाँ पे ये फ़िश आ गई, ये छोटी छोटी फिशेज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखने ही से ही लग रहा है कि ये कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और इनकी तरफ जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म आता है ये उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके बाद उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ये मूव नहीं कर सकते, ये देखो एक ही जगह पर लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर ये एक ही जगह पर लगे हुए हैं। तो ये अपना खाना खुद से मतलब मूव करके नहीं ला सकते, इनके पास कोई आएगा तो ही ये उससे अपना खाना ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज़ योर टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। जो टेप वॉर्म होता है वो इस टाइप का दिखाई देता है और दिस इज़ योर राउंड वॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं वायरस की कि वायरस क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। जैसे कि हमें पता है कि अभी तक वायरस को विटेकर के अंदर कोई क्लास नहीं मिली है। मतलब अगर मैं बात करूं कि विटेकर क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर उसको कोई क्लास नहीं मिली है, कोई क्लासिफिकेशन उसका नहीं है। हम उसको अलग से ही पढ़ते हैं, हम उसको किसी भी क्लास के अंदर नहीं पढ़ते। बट इसकी जो स्टडी होती है, अगर इसकी स्टडी की जाए वायरसेस के बारे में, तो उसकी स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। इसको अभी तक कोई भी क्लासिफिकेशन, जो 5 क्लासिफिकेशन है उसके अंदर तो इसको अभी तक कोई जगह मिली नहीं है। बिकॉज दे शो द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों टाइप के कैरेक्टर्स शो करता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। Hence the virus are regarded as a separate entity. It is not taken into account of Whittaker 5 kingdom classification. इसीलिए हम इसको एक अलग ही सेपरेटली पढ़ते हैं, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट प्लांट। अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनसाइड। एक पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया है, पैरामीटर दे दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के जो किसी के अंदर प्रेजेंट होगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएगा। अगर ये आउटसाइड प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर क्या है, इट हैज़ अ एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट प्लांट एंड एनिमल। होस्ट होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, होस्ट एंड घोस्ट। घोस्ट वो होता है जो प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। मान लो कोई सेल है, उस सेल के अंदर वायरस प्रेजेंट है, तो वायरस क्या है, घोस्ट है। और जो सेल है वो क्या है, उसका होस्ट है। अतिथि देवो भव टाइप, मतलब आपके घर में जो अतिथि आया वो घोस्ट है और आपका जो घर है वो क्या है, होस्ट है। आप उसको होस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इनसाइड अ होस्ट प्लांट और एनिमल सेल्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टीप्लाई करने की इनकी टेंडेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, होस्ट प्लांट्स के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर जो होती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। अब ये क्या कर सकते हैं, डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। जैसे आजकल आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। There are different type of disease caused by the viruses like your hepatitis जो भी होती है, एंड आपके टोबैको मोसाइक वायरस होते हैं, एड्स होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। इट पजेस द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम एट्सेट्रा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अब सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कह दी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो लिविंग तो होगा वो, बट वो फिर भी नॉन लिविंग कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग कहलाता है, क्योंकि वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर पा रहा है इनसाइड द प्लांट बॉडी और द एनिमल सेल। इसके बाहर निकालते ही वो इनएक्टिव हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता। इसके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट है और एंजाइम भी प्रेजेंट है। दे हैव एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन। इसके अंदर एबिलिटी होती है टू अंडरगो म्यूटेशन, मतलब सडन चेंजेस करने की। अपनी बॉडी के अंदर ये चेंजेस कर सकता है, अपने जीन्स को क्या कर सकता है, ऑल्टरनेट कर सकता है। जो पेयर ऑफ जीन्स लगे होते हैं उनको ऑल्टरनेट कर सकता है। दिस इज अ डायग्राम शोइंग द वायरस। ये आप देख रहे हो, इसके अंदर जो वायरस जो है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली बॉडी है, ये आप जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है, दे आर ऑल्सो अ वायरस। आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये एक बैक्टीरियोफेज ही है।
ये देखो ऊपर वाले हेड पे कैप्सिड प्रेजेंट है, दे आर हेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका कॉलर, शीथ, बेस प्लेट, स्पाइक्स एंड टेल फाइबर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर ये जो आपका कैप्सिड हेड होता है ना, ये जो होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, विच इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से अपने आप को रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द ओरिजिनल फोटो ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया को हार्म करता है उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। अब बात करते हैं इनके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस की, कि क्यों होता है नॉन लिविंग, क्या वजह है इसके नॉन लिविंग होने की। लेट्स सी। वायरस इज अनेबल टू मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी मैं बात कर रही थी इनसाइड की और अब मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता आउटसाइड द बॉडी। इट डज नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब इसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। ये क्या करता है, होस्ट के अंदर जाता है, अपनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाना शुरू कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो इसकी बॉडी के अंदर खुद की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग इन नेचर। इट लैक्स प्रोटोप्लाज्म, इसके पास प्रोटोप्लाज्म में नहीं होता। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में भी आ जाता है। अब क्रिस्टल्स तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस आर डिफाइंड एज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीजेस कॉजिंग इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अब इनको यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट मीन्स दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट अ होस्ट। जब तक इनको होस्ट ना मिले तब तक अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। किसी की बॉडी के अंदर जाएंगे, वहाँ पर अपनी प्रोजेनी डेवलप करेंगे। अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिला तो प्रोजेनी नहीं डेवलप होगी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इट मीन्स व्हेन अ वायरस रिक्वायर्ड a particular host to complete their life cycle. Without a host they cannot complete their life cycle. That's why they are called obligate parasites. उसी के नीचे आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की बात करी है। जब मैं ये कह रही हूँ कि ये इनसाइड ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर तो ये किसी तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मल्टीप्लिसिटी इनकी होती ही नहीं। बॉडी के बाहर निकलते ही, सेल के बाहर निकलते ही दे आर इनएक्टिव इन फॉर्म। कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं, इनएक्टिव हो जाते हैं, प्रोसेस इनकी बॉडी के अंदर होता नहीं, तो ये अपनी प्रोजेनी कहाँ से बनाएंगे। दैट्स वाई दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बिकॉज दे कैन डिवाइड ओनली इनसाइड द बॉडी, नॉट आउटसाइड द बॉडी। They have no cellular organization and have no machinery for any metabolic activity. इनके पास किसी टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट नहीं है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर टाइप, नथिंग। और इनके पास कोई ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए मशीनरी भी प्रेजेंट नहीं है। ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर, मतलब बॉडी के अंदर ही ये क्या करते हैं, अपनी प्रोजेनी डेवलप कर सकते हैं। दे मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट सेल। कहाँ भी मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विद इन द होस्ट सेल। वंस आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर कम्प्लीटली इनएक्टिव। अगर ये जैसे ही बॉडी के बाहर आते हैं ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस, मतलब कहाँ से आया ये चीज़, कैसे, किसने डिस्क्राइब करी, किसने बनाई। सबसे पहले जो पास्चर थे, लुइस पास्चर, उन्होंने इसका टर्म दिया था वायरस, विच इज़ कॉल्ड अ पॉइजनस फ्लूइड। इन्होंने इसको क्या बोला था, पॉइजनस फ्लूइड बोला था, बिकॉज दे क्या कर रहे थे, ये कॉज कर रहा था डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। It attracted the attention of the investigatory only in the 19th century when the virus is called a tobacco mosaic virus causes severe damage to commercially important tobacco crop। 19th century में इसने सबका ध्यान अट्रैक्ट किया, जो इन्वेस्टर्स होते हैं
तो उन्होंने फिर व्हेन अ वायरस इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, जो सबसे पहले वायरस टर्म दिया गया वो किन्होंने दिया था, पास्चर ने, जिसको ये बोला गया कि ये क्या है, पॉइजनस फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि क्या करता है, जिसके अंदर पॉइजन प्रेजेंट है और वो क्या करता है कि कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इन बैक्टीरियाज उनके अंदर। तो इसके बाद जो जब टोबैको मोज़ेक वायरस की सबसे पहले बात की गई, जो सबसे पहले वायरस के बारे में अगर बात की गई थी तो वो कौन सा वायरस था आपका, टोबैको मोज़ेक वायरस था, जिसने बहुत ही ज़्यादा जो आपके टोबैको क्रॉप थे उनको ख़राब किया था। डीजे इवोंस्की जो थे उन्होंने फाइंड आउट द सर्टेन माइक्रोब्स कॉज द टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इन द टोबैको प्लांट। जो डीजे इवोंस्की थे उन्होंने जो माइक्रोब्स थे उनको निकाला, मतलब जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज कर रहे थे उन्होंने वो चीज़ उनको देखा। एक जो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कंफर्म किया था 1898 में कि दैट द फाइंडिंग ऑफ द इवोंस्की एंड कॉल्ड द फ्लूइड कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइड। यहाँ पे एक टर्म डिलीट हो रही है, कॉन्टागियम फ्लूइड, इट्स कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइड which means the contagious living fluid, and this was later called as virin poison and the disease causing agent as the virus। तो इसमें जो आपके डच साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था और इस चीज़ को कंफर्म किया था कि जो डीजे वॉन्स्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ में से टोबैको मोज़ेक माइक्रोब्स निकाले हैं, वो जो उनको क्या बोला था, इन्होंने फाइंडिंग्स को कंफर्म किया था कि हाँ ऐसे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, और उन्होंने इसको क्या बोला था, कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड द कॉन्टेगियस लिविंग फ्लूइड दैट वाज लेटर कॉल्ड एज वायरॉन, जिसे क्या बोला गया, पॉइजन, जो कि पहले ही पास्चर ने इस चीज़ को नाम दे दिया था कि जो वायरस था उसको क्या बोला गया था, पॉइजनस फ्लूइड। दैट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट एज वायरस, ये क्या कर रहा था, डिजीज़ कॉज कर रहा था, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट था। फिर उसके बाद W.M. स्टैनले आए इन 1953 में, उन्होंने बोला कि दैट द वायरस could be a crystallized to form a crystal of proteins which are inert outside their specific होस्ट। तो इन्होंने ये बोला कि जो आपके W.M. स्टैनले थे वो उन्होंने ये बात कही कि जो वायरस होता है उसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, जब वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक होस्ट के बाहर प्रेजेंट होता है, तो वो एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ प्रोटीन, क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि जो उसकी बाहर की कैप्सिड होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट्स वाई दे आर चेंज इटसेल्फ इनटू अ crystals। Viruses are ultra microscopic, they can be seen only in the electron microscope। आप इसको नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके अंदर नहीं देख सकते, आप सिर्फ इसको किसके अंदर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर देख सकते हो। दे आर मेजर्ड इन मिली माइक्रॉन्स, बहुत ही छोटे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिली माइक्रॉन्स, इनको बोलते हैं। जो इनकी ब्रांच ऑफ साइंस होती है, मतलब जिसके अंदर हम लोग वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। जहाँ पे स्टडी की जाती है वायरसेस की, वहाँ पर क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी। दिस इज़ द डायग्राम पिक्चर शोइंग द टोबैको मोज़ेक वायरस। ऐसा दिखाई देता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर जो DNA होता है, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड DNA इज प्रेजेंट, देख रहे हो, सिंगल स्ट्रैंड है, ये रहा, ये coiled DNA is present and these are made of, they are capsid which is a proteinaceous outer covering होती है, जो कि टोबैको के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो उसके प्लांट्स होते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़राब कर देती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, कैसा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, लेट्स सी। वायरस इज कम्पोज ऑफ टू मेजर पार्ट, वो दो मेजर पार्ट से बना हुआ होता है जो वायरस होता है। वन इज योर कैप्सिड एंड अनदर वन इज योर न्यूक्लिक एसिड। दीज टू आर द मेजर पार्ट्स ऑफ वायरस। इसी के बेसिस पे ही वो क्या होता है, अपने आप को
जिंदा रख पाता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि दैट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट। जो कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन कोट का बना होता है। एंड द कैप्सिड इज आउटर प्रोटीन कोट एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये कैसा होता है? एक तो आउटर प्रोटीन कोट होता है और क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी आइडेंटिकल सब यूनिट्स कॉल्ड द कैप्सोमियर्स। जो वहाँ पे मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था ना कि बहुत छोटे छोटे कैप्सिड्स बने हुए हैं, आप देख रहे थे आप वहाँ पर कि कितने सारे कैप्सिड थे और सारे के सारे आइडेंटिकल थे। तो वहाँ पर क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स, एक जैसे सब यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीजोमेट्रिक फॉर्म। हेलिक्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जिनको और या फिर इनको क्या बोला जाता है? पॉलीजोमेट्रिक फॉर्म बोला जाता है। सम ऑफ द वायरसेस हैव आउटर कवरिंग, जिसको एनवेलप बोलते हैं। अगर इनके पास आउटर कवरिंग प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? एनवेलप्ड वायरस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल योर HIV वायरस, दे आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरस। अब जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट है वो तो एनवेलप्ड कहलाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन एनवेलप्ड वायरस कहलाएंगे, जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। आइदर आर कॉल्ड नेक्ड वायरसेस या फिर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। जो इस जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट नहीं है या तो वो नॉन एनवेलप्ड कहलाएंगे या फिर नेकेड वायरसेस कहलाएंगे। द कैप्सिड इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लिक एसिड एंड हेंस दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। जो कैप्सिड होता है, आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड कि किस तरीके से कैप्सिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कितने क्लोज होता है। दैट्स वाई उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लिक एसिड। द न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्स द सेंट्रल कोर। जो सेंट्रल कोर है वायरस का, वो क्या है? आपका न्यूक्लिक एसिड। अनलाइक ऑल लिविंग सेल्स अ वायरस कंटेन आइदर DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, अ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की बात करूं तो दे हैव अ डबल स्ट्रैंडेड DNA, बट इन द वायरसेस दे हैव अ न्यूक्लिक एसिड आइदर DNA और RNA, और उसमें भी कंडीशन है डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होने की। ओनली यूजली प्लांट वायरसेज आर सिंगल स्टैंडर्ड। जो ज़्यादातर प्लांट वायरसेज होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं दे आर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है। अब वहाँ पे मैंने आपको पीछे दिखाया था टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA स्ट्रैंड्स प्रेजेंट थे। बैक्टीरियोफेज उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है। एंड एनिमल्स हैव अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNAs प्रेजेंट। RNA भी प्रेजेंट हो सकता है, DNA भी प्रेजेंट हो सकता है, और डिपेंड करता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है या फिर डबल स्टैंडर्ड है। द इन्फेक्टिव नेचर ऑफ द वायरस इज एट्रीब्यूटेड टू द न्यूक्लिक एसिड। किसी भी वायरस का जो इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है वो उसके न्यूक्लिक मटेरियल DNA के अंदर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का DNA यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। वो हमारी बॉडी की मशीनरी यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। वो क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, अपना स्ट्रैंड देगा DNA का और उससे सेल्फ रेप्लिकेशन करके रिवर्स जो रेप्लिकेशन होता है वो करके अपना DNA उससे बनाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा DNA नहीं बन रहा होता है रेप्लिकेशन करने के बाद। अगर वायरस की एंट्री हो जाए वो हमारा DNA यूज़ करता है अपना DNA बनाने के लिए, मतलब रेप्लिकेशन करता है। दैट्स वाई हमारी बॉडी में इतनी जल्दी वायरस जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाते ही हमारी मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर देता है अपना जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए। और अगर उसने एक बार अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू कर दिया और अगर वो उसके ऊपर किसी भी तरीके की दवाई का असर नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी में वो वायरस बहुत जल्दी से फैलने लग जाएगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इन विच अ कैप्सिड हेड इज प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि कैप्सिड प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के बहुत ही क्लोज। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और इसके बाहर जस्ट कैप्सिड प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड इज कॉल्ड।
According to the type of host they affect, viruses can be classified into the following types. जो different type of viruses present होते हैं, animal viruses present होते हैं, bacteria virus present होते हैं, plant virus present होते हैं, there different type of viruses are present. सबसे पहले बात करते हैं प्लांट वायरस की. जो आपका प्लांट वायरस होगा वो क्या कॉज करेगा, प्लांट को हार्म पहुंचाएगा, उसको बेकार कर देगा. दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड कॉज डिजीजेस. सम कॉमन प्लांट वायरल डिजीजेज आर टोबैको मोसाइक वायरस, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं. कुकुम्बर मोसाइक वायरस जो होता है वो होता है आपका bunch of top, leaf roll of potato, spotted wilt of tomato. I will show you the pictures also. Generally plants viruses have RNA. हमने पीछे बात करी थी कि जो plants होते हैं उनके अंदर RNA present होता है ज़्यादातर, most of the cases. Exception of some viruses such as cauliflower mosaic virus जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर प्लांट वायरसेस कौन सा टाइप का प्रेजेंट होता है, आपका आरएनए टाइप का प्रेजेंट होता है. द फर्स्ट पिक्चर शोइंग, ये जो सबसे पहली वाली पिक्चर है, ये वाली जो पिक्चर है ये है आपका बंच टॉप ऑफ बनाना. इसके ऊपर देख रहे हो सारा का पूरा जो बंच है, ऊपर वाला जो बनाना का पूरी लीव्स हैं वो सारी खराब हो गई हैं. नेक्स्ट है लीफ रोल ऑफ पोटैटो. अब ये पोटैटो की लीव्स देखो, ये अभी नई आई हैं और छोटी छोटी लीव्स ही क्या हो गई हैं, कर्ल हो गई हैं. इट मीन्स इसके अंदर वायरस है और कुछ टाइम बाद ये पूरा प्लांट्स खराब हो गए, सूख जाएगा. नेक्स्ट है आपका स्पॉटेड विल्ट ऑफ टोमेटो. ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये टोमेटो की पूरी प्रॉपर शेप नहीं आई, ये पूरा खराब हो गया, यहाँ से खराब होना शुरू हो गया. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वायरसेस की वजह से जो इस पूरे प्लांट को खराब करने में लगे हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल वायरस की, कि एनिमल वायरस क्या इन्फेक्ट करते हैं, किस तरीके के होते हैं. एनिमल वायरसेस, अब यहाँ पर अगर मैं एनिमल वायरसेस की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है क्या काम कर रहे होंगे, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे होंगे. इनके अंदर हमने कहा था कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर डीएनए और आरएनए, या तो वो डीएनए होता है या फिर वो आरएनए होता है. सम ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय द वायरस इन ह्यूमन बीइंग्स. कुछ डिजीज़ जो एनिमल वायरसेस की होती है वो ह्यूमन बीइंग्स, जो कुछ वायरसेस होते हैं हम भी तो एनिमल्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, हमारे अंदर भी कई डिजीज़ होती हैं वायरस की वजह से. सम इज़ कॉल्ड कॉमन कोल्ड, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, जो कि अब नहीं है, इतनी नहीं होती है क्योंकि अब इसका वैक्सीनेशन हो जाता है. चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, हर्ब्स, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, रेबीज, एड्स, they are the different type of animal viruses, disease which is caused by the animal viruses. कुछ डिजीज़ एनिमल्स के अंदर भी होती है, लाइक कैटल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, रेबीज़ हो जाता है. वायरसेस दैट कॉज डिजीज़ इन फंगस इज कॉल्ड माइकोफेज. हमने बात करी थी माइकोलॉजी की. जब हम बात करते हैं माइकोलॉजी की तो वहाँ पर हम बात करते हैं फंगस की स्टडी की. तो जो वायरस फंगस को हार्म कर रहे हैं, जो वायरसेस दैट कॉज डिजीज़ इन फंगस के अंदर भी डिजीज़ लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं. लाइक आपका राइजोपस है, आपका म्यूकोर है, ये जो आपके मशरूम्स हैं इनके अंदर भी कई बार फंगस लग जाती है. तो जहाँ पर जो वायरस फंगस को हार्म कर रही है उसके अंदर डिजीज़ कॉज कर रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे माइकोफेजेस कहलाते हैं. वायरसेस दैट अटैक द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. अब जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर एल्गी को हार्म कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको साइनोफेज बोलते हैं. बैक्टीरियोफेजेस, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, और फिर सिंपली फेज भी बोला जाता है उनको. जो वायरसेस जो बैक्टीरिया को हार्म करते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, जो फंगस को हार्म करते हैं वो माइकोफेज कहलाते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को हार्म करते हैं वो साइनोफेज कहलाते हैं. दिस इज द डायग्राम पिक्चर शोइंग द फुट
एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, जो यहाँ पे देखो ये जो इसका पैर है इसके बीच में फंगस लग गई है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, ये चीज़ जगह उसकी जो स्किन थी वो गला दी और ख़राब कर दिया उसका पैर, जिसकी वजह से कैटल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर इनका बरसातों में, या फिर अगर इनके पैर 24 घंटे पानी में पड़े हुए हैं, आप साफ़ सफाई नहीं बरत रहे, तो वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये दूसरा है आपका माउथ के अंदर, फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात कर रहे हैं, ये फुट के अंदर और ये किसके अंदर, ये माउथ के अंदर। मुंह के अंदर देखो फंगस लगने की वजह से जो उसका मुंह है पूरा छील गया है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाना वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वायरॉन और वायरॉइड्स की। क्या होते हैं वायरॉन और वायरॉइड्स? An intact infected virus particle which is non-replicating outside the host cell is called virion। अगर कोई भी इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता आउटसाइड द होस्ट सेल, वो क्या कहलाता है, आपका वायरॉन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वायरॉइड्स, जिसको किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ अ स्मॉल रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स, ये क्या है आपका, बहुत ही छोटा रेप्लिकेटिंग पार्टिकल होता है। अब वायरॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर जो होता है, जो इसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है विच इज़ विदाउट अ कैप्सिड, इसके ऊपर लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इट मीन्स प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होती, इट लैक्स अ प्रोटीन कोट एंड इट हैज़ अ फ्री आरएनए ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो आरएनए होता है वो फ्री होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। वायरॉइड्स आर नोन टू कॉज इन प्लांट्स सच एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पोटैटोज होते हैं उसके अंदर ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं, जो उसके प्लांट्स होते हैं उसके अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस के अंदर क्या होता है कि जो आपका नींबू का प्लांट होता है, जो नींबू होता है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका माइकोराइज़ा। जो माइकोराइज़ा के अंदर मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट रूट एंड द फंगस। जो आपका रूट और फंगस होती है उसके बीच में इनका एसोसिएशन होता है, मतलब तू मेरी हेल्प कर मैं तेरी हेल्प करूँगा, उस टाइप वाला। इट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ पे क्या होता है, फंगस किसके साथ रहती है, रूट के साथ रहती है। फंगस इज डिपेंडेंट अपॉन द हायर प्लांट फॉर शेल्टर, वो किसके लिए उसके पास जाती है, शेल्टर के लिए जाती है, एंड फूड, वाइल फंगल एब्जॉर्ब्स द मिनरल एंड वाटर फॉर द प्लांट। जो फंगस होती है वो मिनरल और वाटर प्रोवाइड करती है प्लांट को, क्योंकि ये रूट में रहती है तो रूट के थ्रू प्लांट क्या एब्जॉर्व करता है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्व करता है। तो वहाँ पर ये क्या करेगा, वहाँ पर जो फंगस होगी वो ऑब्जॉर्व करेगी वाटर और मिनरल, और इसके बदले में जो रूट होगी वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी कि चलो तुम मेरी छत्र छाया में रहो और तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। The fungus also seem to be essential for proper growth of plant having the mycorrhiza। तो वहाँ पर भी जो फंगस होती है एक प्रॉपर असेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करती है ऑफ प्लांट जिनके पास माइकोराइजा प्रेजेंट्स होते हैं, मतलब जिनके पास फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है। राइजोबियम की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या होते हैं, फंगस जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्पफुल होती है उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग अ माइकोराइजा। देख रहे हो कि पूरा प्लांट है और उसके अंदर डिफरेंट जगह पर क्या लगा हुआ है, माइकोराइजा, फंगस लगी हुई है। ये देखो ये फंगस, ये रही फंगस, ये रही पूरे प्लांट्स में, यहाँ पूरा ये उसके रूट्स फैले हुए हैं और उसके साथ क्या लगी हुई है, फंगस लगी हुई है। दिस इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट इज योर लाइकेन्स। लाइकेन्स के अंदर भी फंगस का ही एसोसिएशन है, बट यहाँ पर रूट के साथ ना होकर किसके साथ है, एल्गी के साथ है। तो लाइकेन्स किसको बोला जाता है, एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को। माइकोराइजा किसे बोला जाता है, फंगस और रूट, हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसके एसोसिएशन को माइकोराइजा बोला जाता है। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस एंड एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायंट।
फाइकोबायंट माइकोबायंट की हमने बात करी थी, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी की हमने बात करी थी, तो यह वहीं से ही ये वर्ड आया है। एल्गल का जो पार्ट होता है उसको फाइकोबायंट बोला जाता है और जो फंगल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, माइकोबायंट। जो आपका फाइकोबायंट होता है विच इज़ ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। एल्गी हमने देखा था कि जो एल्गी होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस एंड इट प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। अब ये क्या करता है, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये फूड प्रोवाइड कर रहा है फंगस को, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका माइकोबायंट होता है इट प्रोवाइड शेल्टर, इज हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, और वो क्या करता है उसको आपका वाटर प्रोवाइड करता है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगस एंड माइकोबायंट इज हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फॉर एल्गी। ये क्या प्रोवाइड करता है, इसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है और मिनरल और वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, एल्गी के लिए। ये इट इज़ एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन्स जहाँ पर होते हैं इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर। इट डज नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया। जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं है। अगर जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पा रहे इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन है। लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। ये ज़्यादातर एयर पॉल्यूशन टॉलरेट नहीं कर पाते, और उसके अंदर भी जो स्पेशली है वो क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज अ पिक्चर शोइंग द लाइकेन्स, द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द एल्गी। देखो ये पूरा क्या है, लाइकेन्स हैं, दे आर द वेरी ब्यूटीफुल इन, जब बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं ये। और ज़्यादातर आपको ये चीज़ें जो माउंटेन्स एरिया होते हैं उनके ऊपर दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पर आपको लाइकेन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी घूमने फिरने जाते हो माउंटेन एरियाज़ पे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का एसोसिएशन फंगस और एल्गी के बीच में दिखाई दे जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।